हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी भाषा और साहित्य विषय के अंतर्गत रामचरितमानस का काव्य रूप इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि रामचरितमानस एक सफल महाकाव्य है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि रामचरितमानस के महाकाव्यत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से प्रश्न आता है रामचरितमानस के काव्य से संबंधित, आपको इस तरीके से अपने उत्तर को लिखना है। रामचरितमानस का काव्य रूप में सबसे पहले आता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य से मतलब कि प्रबंधन की दृष्टि से जो है रामचरितमानस ने किन आवश्यक लक्षणों को निर्वाह किया है, तो वो ये लक्षण हैं जिनका निर्वाह रामचरितमानस में प्रबंध की दृष्टि से किया गया है। वस्तु का क्रमबद्ध वर्णन, काल्पनिक कथा, गहन और विस्तृत रसात्मकता, कवि की तटस्थता और कला सुबद्धता। प्रबंध की दृष्टि से रामचरितमानस में राम का चरित्र ही प्रमुख वस्तु है, जिसको अलग अलग प्रासंगिक कथाओं से वर्णित किया गया है और ये सभी जो है ये श्रृंखलाबद्ध है। कवि अधिकांश तटस्थ नहीं, जिसका प्रमुख कारण है उसका अतिशय राम भक्ति। यानी मानस रूपक में स्वयं कवि ने ही कला के विविध तत्वों की मानवीय स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में अगर बात करें तो कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे। गहन और व्यापक रसात्मकता इसमें देखने को मिलती है। तुलसी निसंदेह रस सिद्ध कवि हैं और उनका रामचरितमानस रस का सागर है, जिसके अंदर सभी रसधाराएं समाई हुई हैं। कवि की तटस्थता इसमें देखने को मिलती है। कला सुबद्धता भी इसमें देखने को मिलती है कि विविध मर्म स्पर्शी प्रसंग, मर्म स्पर्शी स्थल, उसके साथ साथ शास्त्रीय अशास्त्रीय अनेकानेक रस स्थितियां मानस में स्थान स्थान पर व्याप्त हैं। हृदय की इतनी उदात्त वृत्तियों की एक साथ उद्भावना तुलसी के ही विशाल मानस में संभव थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामचरितमानस में प्रबंध काव्य के सभी आवश्यक शास्त्रीय लक्षणों का पूरा पूरा समावेश है, जिसके आधार पर इस रचना को प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। दूसरा आता है शास्त्र सम्मत महाकाव्य। देखिए, शास्त्र संबंधित महाकाव्य यदि शास्त्रीय वितंडतावाद में न पड़े तो महाकाव्य का स्वरूप इसी शब्द में मिल जाता है। कारण इस शब्द में महा और काव्य दो पद हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के संयोग से महाकाव्य का जन्म होता है। कथा है, पात्र है, आदर्शों की महानता, काव्य का रसमय होना इसकी अनिवार्यता है। देश काल से परे प्रत्येक महाकाव्य में महान कथा, महान घटनाएं, महान चरित्र, उनके महान कार्य, महान शैली, ये सभी होना अनिवार्य है और यही इसके गुण हैं और यही अनिवार्य तत्व है। तो इस कसौटी के आधार पर यदि मानस का अवलोकन करें तो हमारा ध्यान सर्वप्रथम जाता है उसकी महत कथा और उसके प्रेरक सूत्र पर, जिसके संबंध में मंगलाचरण में स्वयं कवि ने कह दिया है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद्यंतो यापि। इससे अनुमान लग सकता है कि कवि का ध्यान मुख्यतः वाल्मीकि रामायण पर था और कहीं कहीं दूसरी जगहों पर भी कवि का ध्यान गया है। रामचरितमानस के स्वरूप का निर्माण करने में जो कवि की अपनी उपलब्धि है, उसमें वस्तुतः कवि अपने मानस में अंतर रूप के घटक में भक्ति रस
और परंपरागत महाकाव्य इन तत्वों को रखे हुए है। इस दृष्टि से पूरा कथामुख नाटक की प्रस्तावना के अंतर्गत चला जाएगा। अवतार का कारण आरंभ की अवस्था में बीज नामक अर्थ प्रकृति के मिलने से मुख संधि हो जाती है। अयोध्या कांड में हम देखते हैं कि कैकेयी के 2 वर प्रयत्नावस्था में बिंदु नामक अर्थ प्रकृति से मिलाने वाली प्रतिमुख संधि के रूप में है। रामचरितमानस का महान उद्देश्य है लोक मंगल और राम भक्ति का प्रचार। तुलसी का स्वांत सुखाय भी वस्तुतः पर सुखाय ही अधिक है। इसी में उनका लोकवाद या मानवतावाद भी देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा शास्त्र सम्मत महाकाव्य। अब हम बात करते हैं पुराण काव्य कहते हैं। कुछ जो आलोचक हैं, समीक्षक हैं, उन्होंने रामचरितमानस की तात्विक विशेषताओं के आधार पर इसे पुराण भी कहा है या पुराण काव्य कहा है। अगर हम पुराण के शब्दार्थ को देखें तो पुराण से मतलब है प्राचीन, जिसके प्रमुख लक्षण होते हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, ऋषि देवादि का वंश विवरण, राजवंशों का आख्यान, साथ ही साथ धर्मपरायणता और संप्रदाय विशेष का प्रचार भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरी ओर ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि पुराण या पुराण काव्य के लक्षणों का पालन किए जाने के साथ साथ रामचरितमानस में बहुत सी चीज़ें वे भी हैं जो इसके पुरा काव्य होने पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं और इस मान्यता की नकारात्मकता की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं। रामचरितमानस को समीक्षक कहते हैं कि केवल पुराण या पुराण काव्य नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर ये तो कवि की नवीनता, मौलिकता या उदारता कही जाएगी कि उसने पुराण विषयक लक्षणों का समावेश इस कुशलता से किया है कि मानस का बंध महाकाव्य वाला ही बना रहा है। अगले काव्य रूप को देखते हैं, चरित काव्य। चरित काव्य शब्द ही लंबे समय तक सबसे पहले तो भ्रम में रहा है। प्रमाण यानी तुलसी से पूर्व इसको कभी चरित्र कहा गया तो कभी कथा और कभी पुराण। दूसरी ओर महाकाव्य को भी चरित काव्य की संज्ञा दे दी गई। चरित काव्य के पर्याय मानस में सभी तत्व तो मिलते ही हैं, स्वयं इसके नाम का पूर्वार्ध रामचरित भी पुष्टि इसकी करता है। तो रामचरितमानस का एक काव्य रूप देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रामचरितमानस का काव्य रूप प्रबंधात्मक तो है ही, महाकाव्य, पुराण काव्य और चरित काव्य इनकी विभिन्न विशेषताओं से युक्त होकर एक नवीन मिश्रित रूप भी धारण किए हुए हैं जो सबसे अधिक महाकाव्य रूप के निकट है। फलतः हम ये कह सकते हैं कि यह न केवल चरित काव्य है, न केवल पुराण काव्य और न केवल शास्त्रीय महाकाव्य, वरन इसमें इन तीनों ही प्रकार के काव्यों का समन्वय है। तो इस तरीके से हमने रामचरितमानस के काव्य रूप को समझा। अब इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।